बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। जी, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ीज़ तलबा, आज आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक टेक्निकल प्रपोज़ल्स ये क्या होती हैं, बहुत ब्रीफली नुकात में मैं बताऊंगा, लेकिन वो नुकात को एक्सप्लेन करते हुए आप उस पूरे कोई भी इसके प्रपोज़ल के बारे में क्वेश्चन आए तो आप उसमें से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इंतहाई जो है आपके लिए मुफीद वीडियो है। चलें मेरे साथ रहिएगा, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, टेक्निकल प्रपोज़ल्स की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले प्रपोज़ल को आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक अंदाज़ तो उसका ये है कि प्रपोज़ल इज़ एन ऑफ़र बाय वन पार्टी टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अनदर पार्टी इन एक्सचेंज फॉर मनी। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र करती है, कोई प्लान, कोई सजेशन, और उसके बदले में वो उससे पैसे लेती है, तो वो टेक्निकल प्रपोज़ल होती है। और ये भी ख्याल रखें कि प्रपोज़ल अभी राय होती है, कोई काम होना होता है उसके बारे में राय होती है, और रिपोर्ट राइटिंग वो काम हो चुका होता है, उसके बाद में आपने उसको रिपोर्ट करना होता है। तो ये फ़र्क होता है। पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट्स अ सेल प्रेजेंटेशन, क्योंकि जो प्रपोज़ल है एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रेजेंटेशन है, जिसमें आप जो है अपने पढ़ने वाले के लिए कोई चीज़ जो है उसका कोई टास्क है, उसको कंप्लीट करना है, उसके बारे में आप उसे इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि कैसे इसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट्स अ सेल्स प्रेजेंटेशन सीकिंग टू परसुएड द रीडर को आपने परसुएड करना होता है, कायल करना होता है, अपनी राय के साथ मिलाना होता है, टू एक्सेप्ट द रिटन प्लान, कि जो आपने रिटन प्लान उसे लिख के दिया, यानी ये जो टेक्निकल प्रपोज़ल है उसे वो एक्सेप्ट कर ले फॉर अकम्पलिशिंग अ टास्क। कोई उसका टास्क है, कोई काम है, उसकी तकमील के लिए, अकम्पलिशिंग तकमील के लिए। और तीसरी डेफिनेशन आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? प्रपोजल्स आर रिटन ऑफर्स, ये लिखी हुई ऑफर्स होती हैं, और ये जो हैं जी क्या करती हैं, ये लिखी हुई ऑफर्स, ये कोई प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना होता है, ठीक है, तो ये उसका सलूशन पेश करती हैं। ठीक है जी, बिज़नेस में आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, आप उसमें टेक्निक्स लगाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक किस्म का प्रॉब्लम है कि आपका प्रोग्रेस रुकी हुई है, तो आप किस तरह से जो है ना उसको बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप प्रपोज़ल ले सकते हैं। तो ये उस हवाले से डेफिनेशन है कि प्रपोजल्स आर रिटन ऑफर्स टू सॉल्व अ टेक्निकल प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है कोई भी, और अंडरटेक अ प्रोजेक्ट, या कोई आपने प्रोजेक्ट लेना है ऑफ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नेचर। वो जो है अमली भी हो सकता है, या फिर वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से थ्योरेटिकल भी हो सकता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आप पेश करते हैं, आप टेक्निकल रिपोर्ट को तीसरे अंदाज में ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आगे जी इसको फर्दर हम देखते हैं कि इसमें क्या है, जो इसके मकासद क्या हैं, यानी कि टेक्निकल जो आपका प्रपोज़ल है इसके मकासद क्या हैं, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि आपका कारोबार बढ़े, ठीक है ना। टू सेल होना चाहिए, टू सेल पहला तो है कि आपका कारोबार बढ़े, ख़रीदो फरोख्त हो ज़्यादा। और दूसरा क्या है, क्योंकि इसमें आके आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और आप सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं लोगों की ओपिनियंस का, और फिर कोई सोल्यूशन देते हैं, तो सर्वे करना भी इसके पर्पसेस में शामिल है। और जब सर्वे किया जाता है उस पर प्लान मुरतब किया जाता है, कोई मंसूबा बनाया जाता है, तो मंसूबा बनाना कि किस तरह से कोई चीज़ कंडक्ट करनी है, किसी ख़ास जो है मकासद तक पहुँचने के लिए प्लान किया जाता है, और प्लान करने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो ये कंडक्ट करना भी इसका पर्पज़ है। और वो जो लोग जो इसको कंडक्ट करवाएंगे उनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब है ट्रेनिंग का टास्क भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारी चीज़ों में आप पॉलिश होते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली आप क्या होगा जी, आपका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा।
तो इसको करते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ें हासिल हो गई जी पर्पसेस में? आपकी सेल जो है वो बेहतर हो गई, आप सर्वे आपने किया, सर्वे किस तरह से करते हैं, किस तरह से डाटा को एनालाइज करते हैं, ये आप हो गया। फिर उस सर्वे पे बेस्ड प्लान किया, ठीक है, आपको ये मकसद भी हासिल हुआ, और फिर आपने उसको कंडक्ट कर लिया। कंडक्ट करने के लिए आपको ज़ाहिर है ट्रेंड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है, आपने सारी ज़िंदगी तो उधर बैठ के नहीं रहना, तो आपने लोगों को ट्रेनिंग दी, जो आपने एक प्लान डिवाइस किया, और फिर अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट हुई। जौन सी भी आपने प्रॉब्लम, जौन सी भी आपने टास्क लिया, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये सारे मकासद के साथ ही ये पॉइंट जुड़े हुए हैं। एक एक में से आप पूरी एक्सप्लेनेशन जो है अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये जी इसके पर्पसेस हैं, ये पूरा क्वेश्चन है इतनी हेडिंग्स में। आगे चलते हैं। पर्पसेस के बाद फिर हम बात करते हैं जी प्रपोजल्स के फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होती हैं, वो क्या होती हैं आपके लिए, ठीक है ना, उनके बेनिफिट क्या हैं। प्रपोजल्स जी वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स टू मेंटेन, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, ये जाहिर है स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोग्रेस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। एक प्रपोजल ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जहाँ पर प्रपोजल इम्प्लीमेंट हुई वो उसके पास भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो ये बड़े वैल्यूएबल रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के हवाले से बताते हैं। और इंडेक्स डॉक्यूमेंट ये होता है ऑफ कंपनीज ग्रोथ। इंडेक्स होता है कि तरतीब से पहले कौन सा, दूसरा, तीसरा, जैसे दीवार में ईंटें लगी हुई हैं, कुछ पहले हैं कुछ बाद में, पूरी दीवार को बना देती हैं। तो इंडेक्स इसका मतलब तरतीब से ये डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी कंपनी की ग्रोथ की, और ये भी इसका एक फ़ायदा है। जब उसे खोलते हैं आपको पूरी आपकी कंपनी किस तरह से अप्स एंड डाउन में से गुजरी, तो वो आपको पता चल जाता है। इसके बाद जी थर्ड आपको क्या बेनिफिट इससे होता है, मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स। आपको पैसे जो हैं वो बढ़कर मिलते हैं, आपका कारोबार बढ़ता है। तो ये जो प्रपोजल्स हैं इस चीज़ का ज़रिया होती हैं, क्योंकि इसमें प्लान किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर कारोबार बढ़ता है। इस तरह से ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है जो कि चलता रहता है। तो जब आप इनको खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस ने कैसे ग्रो किया, और ये उसके ग्रो में फलां रिपोर्ट जो है, फलां प्रपोजल जो है वो कितनी हेल्पफुल थी। और टूल्स टू प्रमोट वेरियस एक्टिविटीज़, और ये ऐसी टूल्स हैं प्रपोजल जो होती हैं जो आपके बिजनेस में वेरियस एक्टिविटीज़, आप ज़ाहिर है चीज़ों को बदलते रहते हैं नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक, तो उसके हवाले से आपको ज़रूरत होती है प्रपोजल्स की। तो ये टूल्स हैं जो कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़, जो वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ प्रमोट करती हैं। टूल्स टू विन कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसी तरह से ये आपके लिए फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आप करेंगे, फिर ही बिजनेस करेंगे, तो वो भी आपके लिए प्रपोजल्स जो हैं वो इतना एक्सपीरियंस आपको दे देती हैं कि आप इस काबिल होते हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उन्हीं पे बेस करके विन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपने कस्टमर्स को ये काम हमने इस अंदाज में किया इन प्रपोजल्स में। तो ये जी बड़ी हेल्पफुल होती हैं अगले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो विन करने के लिए। और फर्दर आगे देखते हैं जी, एक क्वेश्चन समझे आपका गुजर गया, टाइप्स कौन सी होती हैं इसकी प्रपोजल्स की। टाइप्स देखते हैं। टाइप्स बेसिकली इसकी दो ही होती हैं, एक तो बिजनेस प्रपोजल्स होती हैं, एक रिसर्च प्रपोजल्स होती हैं। बिजनेस प्रपोजल्स को आप सेल्स प्रपोजल्स भी कह सकते हैं, और बिजनेस प्रपोजल्स जो हैं वो सोलिसिटेड होती हैं या अनसोलिसिटेड होती हैं। यानी कि ये सेल्स प्रपोजल्स, ये बिजनेस प्रपोजल्स हैं, और एक रिसर्च प्रपोजल, ठीक है ना। और ये जो सोलिसिटेड अनसोलिसिटेड जो है, ये प्रपोजल्स जो हैं इस नेचर को बताती है कि ये प्रपोजल किसी की डिमांड पे दी गई। अगर किसी ने आपसे कहा जी मुझे ये इशू है तो मुझे बता के प्रपोजल दें, तो वो सोलिसिटेड प्रपोजल यानी ऑन डिमांड जो होती है। और जो डिमांड पे नहीं होती वो अनसोलिसिटेड प्रपोजल होती है। यानी कि प्रपोजल कईयों ने दी, आप भी चाहते हैं कि उस कंपनी में आपकी प्रपोजल को भी कंसिडर किया जाए, आपसे उन्होंने डिमांड नहीं किया आपने, लेकिन अनडिमांडेड वो आपने उनको प्रपोजल दी ताकि उनका एनालिसिस कर लें, मे बी वो आपकी प्रपोजल को ओके कर दें। तो जो अनडिमांडेड प्रपोजल होती है वो अनसोलिसिटेड होती है, चाहे वो रिसर्च हो चाहे वो बिजनेस हो। बेसिकली सेल्स प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल ये एक होती हैं, और रिसर्च प्रपोजल्स दूसरी होती हैं। सोलिसिटेड ऑन डिमांड होती हैं, अनसोलिसिटेड जिस प्रपोजल की डिमांड न की जाए, आप वॉलंटरीली अपनी तरफ से पेश करें, वो जो है अनसोलिसिटेड प्रपोजल होती है। आगे फर्दर चलते हैं, ये टाइप से आगे बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। कोई भी प्रपोजल जब आप बनाते हैं
तो उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए कि जौन जौन सी नीड्स जिनकी वजह से ये प्रपोजल बनाई गई है वो उसमें एड्रेस होनी चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए इसे नीड्स को, और इसे क्रिएटिव होना चाहिए। जाहिर है इसमें बिजनेस की बढ़ोतरी का आप जो है वो उसके मैयर्स होते हैं, तो ऑलवेज कोई भी प्रपोजल है, चाहे वो रिसर्च हो चाहे वो बिजनेस, ऑलवेज क्रिएटिव होती है, ये इसकी बड़ी खूबी है। और इनफॉर्मेलिटी एंड पर्सनल अप्रोच टू सम एक्सटेंट। अब ये आप कहेंगे कि क्योंकि प्रपोजल बनाने वाला जो है ना एक कंपनी के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उसी पे बेस करके वो प्रपोजल बनाते हैं, तो जाहिर है जो प्रपोजल बनाता है उसका नुक्ता नज़र तो उसमें आता है ना, उसकी सोच तो उसमें आती है। तो कहता है इसलिए ये जी किसी की पर्सनल अप्रोच हो सकती है, हर कोई जो है ना हर मामले को एक अंदाज में नहीं देखता। तो जो भी प्रपोजल देने वाला है, प्रपोजल की ये खसूसियत होती है, एक की डिफरेंट होगी, अगर उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से काम किया, नकल नहीं मारी, तो उनकी प्रपोजल्स में फ़र्क होगा। ठीक है ना। और कीपिंग इन व्यू द कस्टमर्स फाइनेंशियल, और इसमें हमेशा कस्टमर्स को क्या फाइनेंशियल गेंस जो हैं पहुंच सकते हैं ये इसमें रखे हुए होते हैं, ये इसकी खूबी है। और कन्वीनियंस एंड प्रेस्टिज, और आपका कस्टमर ये इसी के मुतल्लिक़ है, ये दोनों जो है ना एक ही लाइन है। और आपके कस्टमर को कैसे सहूलत मिल सकती है, कन्वीनियंस सहूलत, और प्रेस्टिज और उसकी साख जो है किस तरह से बेहतर हो सकती है, प्रपोजल्स ये भी करती हैं। और आपके प्रपोजल को क्या होना चाहिए, नीट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छे अंदाज में बनाया हो उसका, यानी कि स्टाइल जो है वो बेहतर हो, उसकी जो मतलब अपीयरेंस है आपको देखने में भी अच्छी लगे। ठीक है, और इस तरह से प्रपोजल को बनाएं। और इंक्लूडिंग समरी, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, कि समरी होनी चाहिए क्यों ली गई, जो मतलब प्रपोजल में आप किया उसकी एक समरी, ब्रीफ समरी, ताकि कोई भी बंदा जो है ना उसके जिसके पास टाइम कम है वो सिर्फ समरी से ही काम चला ले। और इसमें बैकग्राउंड बना, क्यों इसकी वजह, बैकग्राउंड क्यों वजह, इसका पस मंज़र क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसे जो है ना बामकसद होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। मेथडोलॉजी होनी चाहिए कि आपने जो प्रपोजल बनाई है इस इन मेथड से गुजर के फिर आपने ये जो है ना राय जनरेट की है पेश करने के लिए। और कॉस्ट एस्टिमेट, इसमें बजट का भी बताना चाहिए कि इसमें किस कदर बजट जो है वो लगा है। प्रोवाइडिंग, इसमें सजेशंस आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ये सारा काम करने के बाद ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है। और इसके बाद फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉलिसिटर, यानी कि ये जो है आपका कोई भी वकील है तो उसने आपके केस को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होती हैं। ये हमेशा जो प्रपोजल्स हैं हेल्पफुल उसको बताती हैं कि आपका बिज़नेस जो है किन अप्स एंड डाउन्स में से गुजरा है और कैसे ग्रो किया है। और इसको हमेशा पर्पसफुल होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। ये हम पहले भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट इसका क्या है जी, लास्ट पॉइंट ये है कि अनएम्बिगुअस, ये क्लियर, इसकी लैंग्वेज का क्लियर होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई जुमले जो हैं बहुत ज़्यादा उसमें वर्ड ही ना हो, वर्ड्स ना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल करना है कि आपके जो एक्सप्रेशन हैं, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अनएम्बिगुअस यानी कि क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस जहाँ पर हैं वहाँ पर उनका बेस्ट यूज़ होना चाहिए, कहीं भी एम्बिगुइटी या नहीं होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए आपकी रिपोर्ट को भी। और यहाँ पर हम प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं। चलें जी आगे फर्दर मज़ीद बढ़ते हैं। तो जब आप प्रपोजल को लिखते हैं तो कैसे लिखना है, उसका तरीका क्या है, उसमें किस चीज़ को पहले होना चाहिए, किसको बाद में होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप असल में आपका क्वेश्चन को ही आंसर करेंगे और आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब जी प्रेफरेटरी जो होता है ये मतलब इब्तदाई, यानी कि जो आप इब्तदाई पार्ट्स हैं इसको 3 हिस्सों में सेंट्रल कर लें, लास्ट कर लें और इब्तदाई इनिशियल पार्ट्स कह लें, प्रेफरेटरी पार्ट्स कह लें। ये इब्तदाई तौर पे रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए।
क्या चीज़ें होनी चाहिए, टाइटल पेज बनाओ, उसमें टाइटल पेज हम इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट जो है ना वो आपको उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से और तरतीब से मौजूद हैं। टाइटल पेज जिसमें आप बताते हैं कि ये रिपोर्ट किस बारे में है, टाइटल ज़ाहिर है आप चंद लफ्ज़ों में लिखते हैं। और इसके बाद लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, इसमें वो रिपोर्ट अगर आपसे मांगी गई है तो उसमें किस अथॉरिटी की तरफ से मांगी गई है, वो जो है ना लेटर ऑफ ट्रांसमिटल जो है वो होना चाहिए कि ये जी इस पे बेस करके ये बनाई है रिपोर्ट। और ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जिसके साथ आपने जिस कंपनी के साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका ड्राफ्ट भी पेश करें ताकि पता हो उनको भी कि ये इस शराइत के तहत ये काम जो है वो चला था। टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल और ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अब आपकी रिपोर्ट जो है वो शुरू हो रही है, तो आप सबसे पहले जो रिपोर्ट में जो चीज़ें बयान होंगी उनको टेबल बना के, टेबल ऑफ कंटेंट्स उससे कहते हैं, फहरिस्त होती है वो, उसमें वो सारी लिखेंगे। और फिर इसके अलावा आप जो है ना लिस्ट ऑफ टेबल्स, आपने कोई इलस्ट्रेशंस, कोई फिगर्स, कोई जो है ना शक्लें आपने उसमें कोई चार्ट्स वगैरह जो है वो पेश किए हैं, उनकी भी आप लिस्ट जो है बना सकते हैं अलहदा से, उसे लिस्ट ऑफ टेबल्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स भी बोलते हैं। और इसके बाद ये देने के बाद फिर आप एग्जेक्टिव समरी लिखेंगे। एग्जेक्टिव समरी जो होती है इस रिपोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में, यानी जैसे मैंने पहले बताया टाइम थोड़ा है तो उसको पढ़ने के लिए किसी भी जो है ऑफिसर के लिए एग्जेक्टिव समरी जनरेट की जाती है। ये रिपोर्ट्स का हिस्सा होता है। रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में मेन जो होता है उसमें जाने से, उसकी बॉडी में जाने, सेंट्रल स्ट्रक्चर में जाने से पहले एग्जेक्टिव समरी लाजमी देते हैं, ताकि जो सिर्फ एग्जेक्टिव समरी पढ़ के जिसका काम चलता है उस पर चला ले, पूरी रिपोर्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी। एग्जेक्टिव समरी के बाद फिर हम किधर जाएंगे जी, फिर हम उसकी बॉडी में आ गए हैं, सेंट्रल उसका जो पार्ट है उसमें आ गए हैं, बॉडी ऑफ द प्रपोजल। बॉडी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि जी इसकी क्या वजह है, इसका इंट्रोडक्शन, क्यों ये किसी ह्यूमैनिटी के लिए यूज़फुल है, कंपनी के लिए यूज़फुल है, और ये प्रॉब्लम था, ये लिखेंगे प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से ये ज़रूरत पेश आई, ठीक है ना। और प्रॉब्लम जब लिखते हैं ज़ाहिर है उस प्रॉब्लम, वो कोई रुकावट है तो वो जो रुकावट है वो आपकी ज़रूरत है, दोनों चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। फिर बैकग्राउंड बताएंगे कि ये इस तरह से ये मुश्किलें पेश आई हैं, इस वजह से ये प्रपोज़ल डिमांड की गई है और मैं ये प्रपोज़ल दे रहा हूँ, और फिर उस पर प्रपोज़ल से क्या मकासद हासिल होंगे ये आप लिखेंगे, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव्स में इसका स्कोप क्या होगा, ठीक है ना, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, कहाँ पे इसको करना है, कहाँ पे नहीं करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आप मेंशन करते हैं। फिर आप जो है ना एक टेक्निकल प्रोसीजर में से गुजरते हैं। मेथड यूज़ आप किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, कोई भी आप जो है इन्वेंट्री भी जनरेट करके उस पर भी काम कर सकते हैं। तो किस तरीक़े से आपने वो सारी चीज़ें जो प्रपोजल जनरेट की है वो आपका टेक्निकल प्रोसीजर है, उसके मेथड्स और सोर्सेज और उसका प्लान जो है वो सारा आप लिखेंगे। और फिर मैनेजेरियल प्रोसीजर्स, आप ये जो आपने सारी चीज़ें मैनेज की हैं, इसमें कितने बंदे थे, ये आपका सारा वो जो है ना डाटा के ये सारी मैनेजमेंट किस तरह से बंदों को एलोकेट किया गया, ये चीज़ें उन्होंने की हैं, तो वो आप सारा मैनेजर प्रोसीजर उसे कहते हैं। उसमें आपकी कि कौन सी एक्टिविटीज़ पहले की गई, वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ वो भी आप लिखेंगे। ये सारी की डिटेल जब आप सैम्पल आगे देखेंगे ना एक रिपोर्ट मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ होती हुई नज़र आएंगी अगली वीडियो में। इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, प्रोडक्ट, ये सारा आप उधर, और फिर एंड पे पर्सनल क्वालिफ़िकेशन जिन्होंने ये बनाई है वो बताएंगे कि ये किस तरह के कॉम्पिटेंट लोग थे जिन्होंने ये सारी, क्योंकि वो सारे कॉम्पिटेंट लोग जो हैं अगर वो प्रोफेशनली स्ट्रांग हैं तो वो गुडविल जो है वो कंपनी की होती है, और ज़ाहिर है उसकी एक्सेप्टेंस अगली पार्टी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कॉस्ट एस्टिमेट बताएंगे कि बजट, ठीक है ना, इस पे ये बजट जो है वो आया है, और जो प्रपोज़ल है इसमें ये काम करना है तो उस पर बजट ये लगेगा, वो सारा जो है ना कॉस्ट एस्टिमेट में आता है। और एंड पे फिर आप जो है ना इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना, इसको क्लोजिंग रिमार्क्स आप देते हैं एंड पे, ठीक है, शुक्रिया अदा करते हुए और वो सारे प्रोसेस को सम अप करते हुए कंक्लूजन
जो है आप करते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। और इसके साथ कंक्लूजन के बाद आप अपेंडिक्सेस भी लगा सकते हैं। अपेंडिक्सेस वो टेबल्स होते हैं जो कि आप रिपोर्ट के बीच में जो हैं डायरेक्ट नहीं लगाते, वो अपेंडिक्स में लगाते हैं ताकि वो रिपोर्ट का वॉल्यूम जो है बढ़ ना जाए, और वो चीज़ अगर गैर मुतल्लका है किसी के लिए तो वो उसे ना देखे। जो उसको इन डिटेल देखना चाहता है वो अपेंडिक्सेस जो हैं ये एंड पे लगाए होते हैं, उनको वो देख ले। फिर आप इसमें रेफरेंसेस भी बताते हैं कि ये रिपोर्ट जो है इन एलिमेंट्स को फ़लाँ फ़लाँ जगह से मैंने डिराइव किया है। तो ये जी इस तरह से ये आपकी रिपोर्ट जो है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अब सारा कुछ जो है ना आपने मवाद गैदर कर लिया। मवाद को अट्रैक्टिव किस तरह से बनाना है, तो आपको उसकी स्टाइल और अपीयरेंस भी उसको देनी है। उसमें कंपनी का लोगो कहाँ पे लगाना है उसे, जैसे ये देखें ना, ये मैंने जो आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ, ये जो स्लाइड्स हैं वो कैसे अट्रैक्टिव हैं, कलर्स हैं इसमें जो है, ये जो है मैंने इसको यूज़ किया है। ये जो आपको ट्रायंगल है, फिर उसमें मैंने इसमें ये लिखा है, पीछे डार्क बैकग्राउंड ले गया हूँ और वाइट मैंने इसमें से ये सारे जो हैं बेटा ये स्टाइल्स और अपीयरेंस है। और आप अपनी रिपोर्ट को किस तरह से इम्प्रेसिव बनाएंगे, तो ये स्टाइल्स, उसमें कंसिस्टेंसी या जो थीम आपने शुरू में यूज़ किया, ज़ाहिर एक ही थीम को हम चलाएंगे। इन्हीं स्लाइड्स में भी एक ही थीम जो है आप देखें वो चलता आ रहा है। और एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, कोई गलतियां वगैरह नहीं, करेक्टनेस, ठीक है, ये भी उसी के हवाले से है। एक्यूरेसी होती है कि फैक्ट्स जो हैं वो सही तरह से प्रेजेंट हो, उनमें एक्यूरेसी होती है। करेक्टनेस होती है जो लैंग्वेज है वो जो है इसमें एक्यूरेट हो, और इसे प्रोफेशनल अंदाज में आप पेश करेंगे, ठीक है जी। और अब हमारा इसके हवाले से लास्ट पॉइंट के किन वजह से रिपोर्ट जो हैं वो ये जो है प्रपोज़ल ये फेलियर का शिकार हो सकती हैं, ठीक है। वो ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है कि इन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर इन पे कंप्रोमाइज़ होगा तो आपकी प्रपोज़ल जो है वो उसका धड़ाम तख्त हो जाएगा, वो फेलियर का शिकार हो जाएगी। क्वेश्चनेबल प्रोजेक्ट डिज़ाइन, अगर आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन ही अच्छा नहीं बनाते, ठीक है ना, उसमें सवालात पैदा हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन ही नहीं है प्रॉपर, तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन जो है वो उसके फेलियर का सबब बन सकता है। इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्च, जहाँ जहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए था आपने वहाँ वहाँ उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। उसमें एक थर्स्ट रह गई रीडर के लिए, प्यास रह गई, उसमें वो सोचता रहा, उसे सोल्यूशन नहीं मिला, तो वो इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन होती है। इससे आपने बचना है, वरना आपकी रिपोर्ट एक फेलियर होगा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जिसने वो इन्वेस्टिगेट की हैं वो सारी चीज़ें, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है ना, तो फिर जाहिर है उसकी जितनी भी वो सजेशंस हैं, जितनी भी उसने वो सारी वैल्यूज़ ली हैं वो गलत हो सकती हैं, और अल्टीमेटली जो है आपकी रिपोर्ट जो है वो एक फेलियर बन सकती है। तो इन चीज़ों से बचना है जी। मेरी यूनिवर्सिटी के अज़ीज़ तलबा, ये आपके लिए इंतहाई अच्छा क्वेश्चन, इंतहाई अच्छे पॉइंट्स, इनको आपने जहन में रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। मालिक सलामती दे और हमारा आपस का पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जुड़ा रहे, जो कि पैगम्बरी एक पेशा है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।